हेलो एवरीवन, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है ड्रीम लाइफ। तो हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जो क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी और एससीईआरटी डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 का साइंस एससीईआरटी 7 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब 7 चैप्टर तक। उसका डिटेल्स में हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। तो नोट्स कहाँ मिलेगा आप लोगों को, इस वीडियो के लास्ट में एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर हाई करके आप लोग सारा नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये आज हम लोग का क्लास 7 का एनसीईआरटी जियोग्राफी का लेक्चर 3 है, यानी तीसरा चैप्टर है। इससे पहले 2 चैप्टर हो गया, जाके आप लोग देख सकते हैं। और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। कम से कम इस चैप्टर से अभी बीपीएससी में जो एग्जाम हुआ है टीआरई 2 और टीआरई 3 में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, डिटेल्स में आप लोग को एकदम जीरो से समझाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या होता है कि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं बाहर। जैसे हम लोग पृथ्वी में क्या देखते हैं कि कभी धूप है, अचानक कभी बारिश आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी चक्रवात हो जाता है, यानी चक्रवात आ जाता है। ठीक है, कभी तूफान आ जाता है। तो ये सब क्या है, पृथ्वी के बाहर मतलब बदलते रहता है। पृथ्वी पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग मनुष्य रहता है। ठीक है, पृथ्वी के कई भाग होते हैं ना, कितने लेयर होते हैं, कम से कम 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मैंडल और क्रोड। क्रस्ट का मतलब होता है परपट्टी। इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ लिए हैं। तो स्थल मंडल जो होते हैं वो अनेक प्लेटों से विभाजित हैं। ठीक है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमते रहती हैं, यानी कि जिस पे हम लोग रहते हैं, यानी हम लोग कहाँ पे रहते हैं, स्थल मंडल पे रहते हैं। इसके नीचे क्या है, बहुत सारी पृथ्वी के अंदर प्लेट जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमेशा धीमी गति से अपने स्थानों पे घूमती रहती हैं चारों तरफ से। ठीक है, तो ये जब घूमती रहती हैं तो ये हर एक साल, यानी हमेशा क्या, एक साल जब कंप्लीट हो जाता है तो ये कुछ मिलीमीटर के लगभग क्या होती हैं, घूम पाती हैं। इतना धीमे हैं कि बस कुछ मिलीमीटर ही एक साल में घूम पाती हैं। लेकिन ये जो प्लेट होती हैं वो हमेशा घूमती रहती हैं, ये बात को याद रखना है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो प्लेटें हैं वो घूमती रहती हैं। तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैग्मा। मैग्मा का मतलब क्या होता है, आग का एक गोला, मतलब आग मान सकते हैं उसको। आइए हम लोग इसको डिटेल्स में एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, समझ में इजीली आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए, वेट कीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि हमारा ये, देखिए मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है पृथ्वी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी है। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे आग हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें क्या पता है, मतलब क्या होते हैं, बहुत सारे आग हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे गर्म इसमें पदार्थ हैं। वो क्या होते हैं कि बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्यों, जैसे मान लीजिए कि कुकर है। ठीक है, अब कुकर में आप लोग क्या कीजिए कि पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा उसको हीट कीजिए, यानी कि गर्म कीजिए। वो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें वाष्प बन जाएगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा पानी, और वो क्या चाहेगा, कहीं ना कहीं से वो निकलना। तो उसमें एक छिद्र दिया गया है जिसको नाम बोलते हैं हम लोग प्रेशर कुकर में सीटी। तो सीटी के माध्यम से क्या होता है, वो ऊपर उठ के सीटी और सारे वाष्प को निकाल देता है। अगर सपोज़ कीजिए कि उस कुकर पे प्रेशर कुकर में सीटी को ना दिया जाए और धीरे धीरे उसका ताप बढ़ाया जाए पानी का उसके अंदर में, तो क्या होगा, कुकर क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसी तरह पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे आग, मतलब आग पाए जाते हैं। बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो जलते रहते हैं हमेशा आग की गोले की तरह। वो क्या होता है, कहीं ना कहीं से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ उसको कमज़ोर पड़ेगा, यानी धरती जहाँ उसको कमज़ोर मिलेगी वहाँ से वो फट जाता है। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, अब यहाँ उसको कमज़ोर मिल गया, पृथ्वी यहाँ से मान लीजिए कमज़ोर मिल गया, तो वो क्या होगा, यहाँ से फट जाएगा और जितने आग है वो धधकता हुआ एकदम निकलेगा और क्या होगा, इधर इधर मैग्मा के रूप में गिर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मैग्मा, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जितने मतलब जलते हुए आग का गोला मिलते हैं वो सब क्या है, इधर मैग्मा के रूप में होते हैं। ठीक है, लिक्विड टाइप से रहते हैं। तो इस पृथ्वी के अंदर क्या रहते हैं, मैग्मा। और मैग्मा क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, राउंड 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 मैग्मा क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है, प्लेट भी घूमती रहती है। आए बात समझ, यानी मैग्मा घूमते रहता है तो इसी के कारण पृथ्वी के अंदर प्लेटें भी घूमती रहती हैं। तो ये लिखा है, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। ठीक है, यानी कि वृत्तीय रूप में ऐसे 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 क्या होता है, मैग्मा घूमते रहता है। ठीक है,
पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमते रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब इसी गति के क्या कारण होता है, पृथ्वी की सतह पर भी चेंजेस आते हैं। जैसे पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटती है, यानी कि क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जो भी बल लगते हैं, मतलब जब ऐसे घूमते रहता है ना प्लेट, तो उसके अंदर बल लगते हैं, उन्हें आंतरिक बल कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। आप लोग हिंदी में याद रखिए तो अंतर्जनिक बल, और इंग्लिश में याद रखिए तो एंटोजेनिक फोर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है उस आंतरिक बल को क्या कहते हैं, अंतर्जनिक बल। ठीक है, एवं जो पृथ्वी के बाहर मतलब बाहरी सतह पर होते हैं उसे बोलते हैं बाहिर्जनिक बल। यानी पृथ्वी में दो फोर्स लगते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अंदर वाले बल को बोलते हैं अंतर्जनिक बल और बाहर वाले फोर्स को बोलते हैं ये बाहिर्जनिक बल। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब यहाँ से आइए, अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, यानी कि आकस्मिक मतलब होता है अचानक। ठीक है, अंतर यानी कि जो पृथ्वी के अंदर से बल लगता है, तो कभी कभी धीमी गति से। ठीक है, अब देखिए, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। यानी कभी कभी क्या होता है, अचानक ज्वालामुखी हो जाता है और ज्वालामुखी के आसपास जितने पदार्थ होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसकी चपेट में आ जाते हैं। और भूकंप आते हैं तो आप लोगों को पता है कितना दर्दनाक घटनाएं होती रहती हैं। अब आइए इधर, हम लोग यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए। ठीक है, मान लीजिए रंगीन कागज़ ले लिए, आप दिया गया चित्र में, और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। यानी आधा पानी ले लीजिए मतलब किसी भी बर्तन में और उसमें डाल दीजिए। बीकर की तिपाई पर यानी कि गर्म करें, यानी कि इसको क्या करना है, हमको गर्म करना है बर्तन को। जल को गर्म करने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है। यानी कुछ टाइम गर्म करने के बाद क्या होता है, जैसे जैसे भाप ऊपर उठेगा वैसे वो जो रंगीन कागज़ है वो भी ऊपर उठते जाएगा, और ठंडा होने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार काम करता है कि जितना गर्म होता है क्या होता है, ये ऊपर उठ जाता है। यानी मैग्मा जो होता है पृथ्वी में बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो फिर ऊपर उठ जाएगा, और धीरे धीरे ठंडा होगा तो फिर नीचे आके बैठ जाएगा। तो ऐसे ही प्रक्रिया चलते रहती है। ठीक है, अब आइए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं इसमें कि पृथ्वी की गति कैसे होती है। तो पृथ्वी की गति हम लोग समझ लिए कितने होते हैं, दो प्रकार के, एक आंतर्जनिक बल और एक बाहरजनिक बल। यानी जो अंदर की ओर प्रेशर लगता है उसको हम लोग आंतर्जनिक बल बोलते हैं, और जो बाहर की ओर बल लगता है उसको बाहरजनिक बल बोलते हैं। अब आंतर्जनिक जो बल होता है वो एक होता है आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है, उसको हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं कि कब आने वाला। मान लीजिए भूकंप है तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि कब आने वाला है, ज्वालामुखी है तो पता लगा सकते हैं, भूस्खलन है पता लगा सकते हैं कि इसका टाइमिंग क्या है। तो इसको बोलते हैं आकस्मिक बल। ठीक है, अब देखिए, अब यही क्या होता है कि अंतर्जनिक बल होता है तो इससे क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी फटा, और ज्वालामुखी फटने के बाद क्या हुआ, बहुत ऊपर तक जाता है और वहाँ पे एक जगह स्थिर हो जाता है, तो उसी से क्या बनता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। यानी कि ज्वालामुखी के फटने के बाद क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब एक आते हैं बाहिर्जनिक बल, यानी बाहर की ओर जो बल लगता है। अपर्दन और निक्षेपण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग इसी पर डिपेंडेंट रहेंगे कि अपर्दन क्या होता है और निक्षेपण क्या करते हैं। तो इसको डिटेल्स में समझते हैं कि अपर्दन का मतलब क्या होता है और निक्षेपण का मतलब। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर्दन और ये निक्षेपण। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताइए, घर में आप लोगों ने देखा है कि हमारी मम्मी क्या करती हैं कि मान लीजिए कि मसाले को पीसना है तो हल्दी वल्दी लेती हैं, उसको क्या करती हैं, पहले कूचती हैं। ठीक है, सिलवट पे क्या करते हैं, कूचती हैं, और क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती हैं, यानी छोटे छोटे उसका कण बनाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जब छोटे छोटे कण को बनाया गया तो इसी को बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। ठीक है, यानी छोटे छोटे कण को बनाना ही निक्षेपण हो गया। और फिर उसको क्या करती हैं, रगड़ती हैं, यानी पतला एक परत बनाती हैं उसका, तो उसी को बोलते हैं अपर्दन। ठीक है, तो निक्षेपण और अपर्दन में हम लोग समझ लिए कि क्या होता है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो टूटता है उसको निक्षेपण बोलते हैं, और वहाँ से हट के और एक परत बन जाता है उसको अपर्दन बोलते हैं। तो इसको डिटेल्स में हम लोग समझ लिए। अब आइए, अब यहाँ पे दिया है स्थलमंडलीय प्लेट। ठीक है, भूपर्पट, यानी कि भू मतलब भूमि, परपट्टी मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी सबसे ऊपर वाला भाग। भूपर्पट में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर
असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। ठीक है, यानी हमारा जो ये महासागर होता है वो किस पे टिका है, और जो महाद्वीप है वो बहुत सारे प्लेटों पे टिका हुआ है। ये तो हम लोग जानते हैं, हमारा पूरा पृथ्वी ही प्लेट पे टिका हुआ है। अब यहाँ से आ जाइए, ज्वालामुखी, यहीं से क्वेश्चन आया था अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 में, क्वेश्चन यहीं से उठा था। देखिए ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है, पूरा पृथ्वी है। ठीक है, अभी जो लाल है ना, ये क्या है, मैग्मा है। मतलब मैग्मा मतलब क्या होता है, पूरा आग से क्या होता है, लाल हो जाता है, यानी कि अंदर जो इतने भी पदार्थ होते हैं वो इतने तेज मतलब गर्म होते हैं, पूरा लाल रहते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, परपटी। परपटी का मतलब क्या होता है, हम लोग जिस पे रहते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ये हल्का सा रेड है, ये पूरा रेड है, ये क्या होता है, मैग्मा है, और इसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ठीक है, और ये पूरा ज्वालामुखी। अब क्या हुआ कि ज्वालामुखी क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए कि थोड़ा सा इसको कमज़ोर मिल गया जगह, यहाँ से यहाँ तक पूरा मजबूत है और यहाँ से कमज़ोर मिल गया। अब ये क्या करेगा, पूरा तेज़ी में धधकता हुआ आग यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कमज़ोर मिल गया तो, और आग क्या होगा, बहुत ऊपर तक इसके लपटें जाती हैं, और क्या हुआ, ऊपर गया पूरा गर्म होके, और धीरे 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 फिर नीचे आ गया। अब इसके आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहेंगे, उसको अपने आप चपेट में ले लेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना था, जो सबसे ऊपर जाता है, यानी पृथ्वी ये ज्वालामुखी के सबसे टॉप पे, यानी सबसे ऊपर की जो चीज़ों जो होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो धुआं रे, यानी गैस बोलें या राख बोलते हैं। राख से ही क्या होता है, धुआं होता है। ठीक है, धुआं से ही राख होता है। तो सबसे पहले इसका सबसे टॉप पे क्या होता है, तो गैस व राख। तो यहीं से क्वेश्चन आया था कि ज्वालामुखी का सबसे अंतिम प्रतीक क्या है, अंतिम क्रिया क्या है, तो राख यानी धुआं रे। तो यहीं से क्वेश्चन बना था कि ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, तो धुआं रे। ठीक है, और देखिए इसको बोलते हैं क्रेटर, सब लोगों ने क्रेटर लगा के आता। क्रेटर का मतलब होता है जो सबसे ऊपर होता है जहाँ से धुआं निकलता है। ठीक है, यानी सबसे ऊपर वाला मुख को क्या बोलते हैं, क्रेटर। ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर वाले भाग क्या होते हैं, धुआं होते हैं, तो यानी धुआं रे। यहीं से क्वेश्चन आया था। अब इसको बोलते हैं वेंट, निकास, यानी जहाँ से ये निकलता है मैग्मा। ठीक है, इसको निकास बोलते हैं। और ये लावा है, सब क्या है, लावा, यानी निकलता है, इसको लावा बोलते हैं, उसी को मैग्मा को। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से एक शब्द की उत्पत्ति एक दिया गया है, एंडो। एंडो मतलब क्या होता है, अंत यानी अंदर। ठीक है, और एक्सो, एक्सो मतलब बाहर, और जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। इसी को बोलते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो वही दिया गया था कि आंतरिक और बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया, इसे समझ लेंगे। एक बर्तन ले लीजिए, उसे जल में भरकर ढक्कन से बंद कर दें। ठीक है, यानी जल में क्या करें, ढक्कन से बंद कर दें बर्तन में, और माफ़ कीजिएगा, जल गर्म करने के लिए रख दें। ठीक है, अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। ठीक है, ढक्कन के ऊपर क्या करना है, छोटे 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 मटर का पीस रख दें, कुछ चम्मच रख दें और कुछ मोती रख दें। ठीक है, आप क्या देखते हैं कि जैसे ही जल में उबलता हुआ ढक्कन भी हिलने लगता है, जो वस्तुएं आपके ढक्कन के ऊपर रखी हुई हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, बर्तन को क्या करते हैं, ढक देते हैं, और ढके हुए बर्तन के ऊपर क्या करते हैं, चम्मच रख दें या फिर मटर के दाने रख दें, छोटे छोटे मोती रख दें। वो क्या होती है, जैसे जैसे भाप बनता है उसके बाद धीरे 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 वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर हिलते रहती हैं। ठीक है, अब देखिए उसमें कंपन होने लगता है और दाने नीचे गिर जाते हैं और चम्मच के कंपन की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के कंपन उत्पन्न होने लगती है। ऐसे ही क्या होता है कि पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी की प्लेटें जब क्या होती हैं, मान लीजिए कि यहाँ बहुत सारे प्लेट है ना, मान लीजिए ये भी प्लेट है, ये भी प्लेट, तो एक दूसरे से आकर क्या करती है। अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं अच्छे से, ये क्या है, मान लीजिए प्लेट है, पृथ्वी की बहुत सारी प्लेटें हैं। ठीक है, अभी क्या करती हैं, प्लेटों को हमको बताया कि धीरे 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 क्या करती है, वो घूमते रहती है। तो मान लीजिए घूमते घूमते कभी क्या होती है, आपस में टकरा गया, अब ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो टकराया तो क्या हुआ, इसमें कंपन हुआ और आवाज़ आती है। ठीक है, कंपन हुआ और कंपन के साथ क्या होता है, भूकंप आता है, यानी पूरा पृथ्वी हमारा हिलने लगता है, क्योंकि पूरा पृथ्वी हमारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसी प्लेटों के ऊपर। तो जैसे अब प्लेटें टकराती हैं पृथ्वी के अंदर, उसी से भूकंप उत्पन्न होता है। तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह कंपन होते रहती है। ठीक है, समझ लिए, यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यानी जो ये कंपन होता है पृथ्वी के चारों ओर कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप बोलते हैं, जैसे 3.3 में चित्र में दिया गया है। यानी यहाँ पे जो चित्र है इसको हम लोग समझेंगे, पहले आगे पूरा पढ़ लेते हैं। भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब होता है भूमि की सबसे ऊपरी भाग को परपटी बोलते हैं, जिसको क्रस्ट बोलते हैं।
के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, यानी जहाँ से कंपन स्टार्ट होता है, यानी जहाँ प्लेटें टकराती हैं उसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। बहुत बार ये क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के उद्गम केंद्र किसको बोलते हैं, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे पृथ्वी कंपन होना स्टार्ट करती है जिस स्थान से, उसको क्या बोलते हैं? तो उद्गम स्थान केंद्र। उद्गम का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारा ये क्या है, सपोज कीजिए हमारा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब यहाँ से मान लीजिए भूकंप स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं? उद्गम, ठीक है। यहाँ से क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र, ठीक है, उद्गम केंद्र। और मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये क्या करेगा? रेडिएशन के साथ क्या करेगा? अपने चारों तरफ जितना, देखिए जितना पावरफुल होगा ना भूकंप, उसके उतना दूरी तक वो फैलने की संभावना है। मान लीजिए अगर बहुत धीमा भूकंप हुआ तो थोड़ा सा ही जगह पे फैलेगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा जगह पे फैलेगा। तो आस-पास की जगह को देखिए, जहाँ से उत्पन्न होता है उसको उद्गम केंद्र, और जहाँ आस-पास की जगह को भी वो अपने चपेट में लेता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो और सब जगह को क्या बोलेंगे हम लोग? अधिकेंद्र। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बना, जहाँ से भूकंप उद्गम होता है उसको क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, और आसपास की जगह को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। तो आप लोग एक बात बताइए, जब भूकंप आएगा तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ की जगह को पहुँचाएगा? सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ होगा? तो उद्गम स्थान पे, क्योंकि वहाँ से ही भूकंप का केंद्र है, ठीक है। अब देखिए, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो भूकंप होती है वो बाहर की ओर जाती है, वो किसके माध्यम से? तो तरंगों के रूप में। किसके रूप में? तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है, यानी जहाँ से उद्गम होगा वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, और अधिकेंद्र से बढ़ती दूरी के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है, हम लोग समझ लिए। मान लीजिए हमारा क्या है? उद्गम केंद्र है, ये क्या है? उद्गम। यहाँ से मान लीजिए कि भूकंप स्टार्ट हुआ तो इसी को स्थान को क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र, ठीक है। और इस ये क्या है? हमारी प्लेटें हैं, यानी देखिए जो वाइट वाइट दिया गया ना, ये सब क्या है? रेडिएशन, यानी कि तरंग। तरंग के माध्यम से क्या हुआ? यहाँ पे भूकंप आया तो यहाँ तक पूरा फैला है, इसके प्रभाव में आ गया है, ठीक है। अब भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। अब ये सब क्या हुआ? मतलब तरंगों के साथ बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, और ये अधिकेंद्र, अधिकेंद्र का मतलब होता है कि बाहर की दिशा में, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है जो क्वेश्चन टियरी 1 में आया था। यहाँ से यहाँ पे लिखा गया है, क्या आप जानते हैं? हमको क्या जानना है भाई? तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूकंप का जो तरंग होता है, यानी कि पृथ्वी की भूकंप जो आता है वो किसके तरंग से किसके माध्यम से आगे बढ़ता है? तो तरंगों के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम है पी तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, यानी पी तरंग बोले या फिर अनुदैर्ध्य तरंग बोले। एक होता है एस तरंग, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग। और एक होता है एल तरंग, जिसको हम लोग पृष्ठीय तरंग बोलते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, यानी कि विश्वकोश मतलब क्या होता है? डिक्शनरी, ठीक है। इससे इसका प्रयास करने के लिए बोला गया, तो वो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस याद रखना है कि भूकंप की जो तरंगें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित है, दिया गया है, ठीक है। अब ये कितनी पावरफुल होती हैं, तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन सा होता है? इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि बस क्लास 7 है, क्लास 8 क्लास 9 में डिटेल्स में इसको दिया गया है, ठीक है। बस हमको इतना याद रखना है कि 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो प्लीज़ बने रहिए। यद्यपि भूकंप, देखिए यहाँ पे लिखा है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी कि हम लोग प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हैं कि भूकंप कब आ सकती है, ठीक है। धीरे धीरे भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी तक के हिसाब से, अभी जितने भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास या पूरे विश्व के पास, ये ज्ञात नहीं हो सकता कि भूकंप कब आ सकती है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित तरीके से रोक सकते हैं, यानी कि मतलब इसको पहले से हम लोग खतरा को कम कर सकते हैं अगर हम लोग पहले से रेडी रहें तो। जैसे क्या होता है ना कि जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे जानवर का जो व्यवहार होता है वो चेंज हो जाता है, तालाब में मछलियों की बेचैनी बढ़ जाती है, सांपों की धरातल पर आने, सांप निकलने लगते हैं, ये सब कुछ निशानी है भूकंप आने के। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, भूंज के भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 में एक भूंज का भूकंप आया था, ठीक है। भूंज शहर में, यानी भूंज एक शहर है, रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता से भूकंप आया था। बहुत खतरनाक भूकंप ये होती है, 6.9 की तीव्रता जो होती है, ठीक है। और जो तबाही हुआ था, बहुत ज़्यादा तबाही हुआ था उस टाइम में, ठीक है। ये गुजरात में है, भूंज कहाँ है? गुजरात में एक जगह है, गुजरात का शहर है। अब चलिए, तो क्वेश्चन बनाने के लिए बीपीएससी यहाँ से बना सकता है कि भूंज का भूकंप कब आया था और उसका
रिएक्टर स्केल पे कितना तीव्रता था, तो 6.9 नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। अब क्या आप जानते हैं, यहाँ से आइए इंपॉर्टेंट है, लिखा है भूकंप की मापन एक यंत्र है, यानी कि भूकंप जब आता है तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं, ये तो पता नहीं लगा सकते कि कब आने वाला है, लेकिन ये तो पता लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी से उसका स्पीड क्या है, उस कितना खतरा है। तो जिस माध्यम से हम लोग नापते हैं, जिस यंत्र से हम लोग नापते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं, ठीक है। यानी कि भूकंप लेखी होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, भूकंप को माप लेते हैं, ठीक है। इसी यंत्र का नाम है। और भूकंप की स्पीड कितनी है, यानी तीव्रता, यानी कितनी गति से आई है, कितना नुकसान पहुंचा सकता है, वो किस पे हम लोग नाप सकते हैं, तो रिक्टर स्केल पर माप सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 यानी 2 या उससे कम होती है तो वो प्रभाव नहीं है, यानी उससे बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं को गिराने की क्षमता रखती है, यानी हमारे घर को गिरा सकता है, ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे ऊपर होता है बहुत शक्तिशाली होती है, ठीक है। और जो 7 अथवा अधिक होता है वह सर्वाधिक शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होता है, बहुत खतरा हो जाता है। तो जो भूंज में भूकंप आया था वो सोच लीजिए कि 6.9 था, यानी कितना खतरनाक था, लगभग 7 के करीब था, यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक तबाही वाला भूंज का भूकंप जो गुजरात में आया था। अब देखिए भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार के रूप में दिया गया है, भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन करें। चलिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये भूकंप के बचाव क्या क्या कर सकते हैं, तो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। मुख्य स्थलकृतियाँ, ठीक है। अब क्या होता है, मुख्य स्थलकृतियाँ का मतलब होता है जो हमारे देश में मतलब कुछ ऐसे भवन या फिर ऐसे महल हैं जो मतलब नहीं होता, जो प्रचलित हैं, उसी को बोलते हैं मुख्य स्थलकृति हैं, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन, अब ये तो 2 लाइन हम लोग समझ गए। अपक्षय का मतलब क्या होता है और अपर्दन का मतलब, अपक्षय का मतलब होता है कोई पदार्थ अपनी जगह पे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उसी को बोलते हैं अपक्षय। और अपर्दन का मतलब होता है वही पदार्थ, जो टूटा हुआ पदार्थ है वो अपनी जगह से हट के और फैल जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग अपर्दन, ठीक है। तो जो 2 नाम हैं वो लगातार क्या करती हैं, यानी अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या करती हैं कि हमारे जितने भी पृथ्वी पे बड़े बड़े चीज़ें हैं उसमें क्या करती हैं, मतलब उसको विघटित कर देती हैं, यानी उसको बर्बाद कर देती हैं, अपक्षय और अपर्दन के कारण, ठीक है। अब क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर फैली सेल मतलब क्या होता है, समझ गए। सेल मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बताए कि ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी फटने के बाद आसपास के इलाके में जितने सामान होते हैं उसको अपने चपेट में ले लेते हैं। तो सामान जो भी उसमें आते हैं, जितने भी वस्तु आते हैं वो सब क्या हुआ, वो सब सेल है, ठीक है। यानी सेल बहुत प्रकार की होती हैं। तो पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने की अपक्षय की प्रक्रिया होती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उसी को क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। और भूतरीस्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विघटन के कारण क्या होते हैं, अपर्दन होता है। यानी क्या, मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ क्या हुआ कि पूरा गर्मी पड़ता है पहाड़ पे, फिर रात में बारिश, दिन में गर्मी, फिर रात में बारिश, तो ऐसे क्रियाएं बार बार चलती रहती हैं, जिससे क्या होता है, वो अपक्षय हो जाता है। अपक्षय का मतलब उसका जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब टूट जाता है। और क्या होता है, कभी बहुत तेज़ से पानी आ गया, ढलान है, पानी आ गया, तो क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे रहते हैं वो अपनी जगह से क्या होते हैं, हट जाते हैं, यानी कि बह के बाहर आ जाते हैं, या फिर हवा के माध्यम से वहाँ से उड़ जाते हैं। मिट्टी भी है, मान लीजिए हवा के माध्यम से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपर्दन। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना अपक्षय, और छोटे छोटे टुकड़ों को जो जहाँ टूटा रहता है अगर अपनी जगह से हट जाए उसको बोलते हैं अपर्दन। तो अपक्षय और अपर्दन हम लोग समझ गए। इसी विघटन के कारण क्या होता है, वायु, जल आदि आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ठीक है। यानी इसको कौन ले जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे रहते हैं, वायु या फिर जल, ये सब क्या कहते हैं, अपने स्थान से एक दूसरे जगह से ले जाते हैं। फलस्वरूप इसके बाद क्या होता है, एक स्थान को निक्षेपित करते हैं और स्थान को क्या करते हैं, खाली कर देते हैं, ठीक है। और निक्षेपित का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि पहले से ये चीज़ है यहाँ पे, और इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, यानी बह के जो आ रहा है इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फैल जा रहा है, इसी को बोलते हैं निक्षेपण। अपर्दन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलकृतियों का निर्माण करते हैं, और उससे क्या होता है, बड़े बड़े मतलब स्थलकृति भी बन जाते हैं। अब नदी के कार्य, ठीक है। अब नदी में क्या होता है, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। यानी क्या होता है कि जो मान लीजिए नदी है वो क्या करता है, अपने साथ क्या करता है, नदी के जो जल होते हैं वो भूमि यानी मिट्टी को क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं, यानी कि एक जगह से मतलब क्या करते हैं, अपने बहाव में, मान लीजिए कि यहाँ पे पानी गिर रहा है, अब ये इसके मिट्टी जो जितने भी होंगे आसपास की मिट्टी वो क्या कर अपने साथ बहा के ये लेके जाएंगे नदी के पानी, तो क्या हुआ, मिट्टी अपनी जगह से हट गया ना, तो इसी को बोलते हैं अपर्दन।
जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान पर अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। यानी ढलानों से जहाँ भी पानी गिरते हैं बड़े बड़े, उसी को बोलते हैं जलप्रपात। ठीक है, जैसे ये पानी गिर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, जलप्रपात। ठीक है, अब देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यानी मैदानी क्षेत्र मतलब क्या होता है, समतल इलाका, और वहाँ पे जैसे पानी आती है वो क्या होती है, बहुत तेज़ी से मुड़दार पर बहने लगती हैं। ठीक है, और उसके क्योंकि उस देखिए यहाँ तो ये फिक्स है ना कि इतना ही दूर में पानी गिरेगा, लेकिन अगर समतल इलाके में पानी आ गया, मान लीजिए कि आप देखिएगा करके भी देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा पृथ्वी है समतल, यहाँ पे आप एक मग या फिर एक लोटा से पानी गिरा दी, अब वो पानी फिक्स नहीं है कि इधर ही जाएगा कि इधर, वो कहीं पे जा सकता है आसपास, कभी थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा, जिसको जहाँ पे जगह मिलेगा वो चले जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, यानी कि ऐसे ऐसे फिक्स डायरेक्शन नहीं है। नदी के इन्हीं बड़े मोर्गों को विसर्प कहते हैं। विसर्प मतलब सांपों के जैसा बह सकता है। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है, जरूरी नहीं है बनाने का। मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, विसर्प हुआ। विसर्प का मतलब होता है सांप के जैसा मुँह है, तो यहाँ का जो क्या होगा, मिट्टी होगा, ये क्या होगा, बहाव के कारण यहाँ का मिट्टी हट जाएगा। यानी जहाँ जहाँ विसर्पण होगा, यानी जहाँ जहाँ मुड़ा रहेगा पानी, वहाँ का मिट्टी क्या होगा, निसर मतलब अपक्षय और अपर्दन होने लगेगा, यानी यहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह जाने लगेगा। ठीक है, विसर्प लूप से सिरे निकट आने लगते हैं। यानी विसर्प लूप का हम लोग मतलब समझ गए हैं कि जहाँ से ये हटता है। ठीक है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से चले जाते हैं। यानी कि इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बस ये दिया है कि अपर्दन और अपक्षय और अपर्दन के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, जो भी डिटेल्स होगा कवर करा लिया जाएगा आपको नोट्स में। ठीक है, और हाँ, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, या ये जरूरी है हम लोगों के लिए। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। अब जलप्रपात का हम लोग मतलब समझ गए हैं कि जहाँ से ढलानों, बड़े बड़े ढलानों से क्या होता है, पानी गिरते रहती है, यानी जैसे यहाँ पे गिर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, जलप्रपात। ठीक है, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है हमारे, वो कहाँ पे है पूरे विश्व में, ये है अमेरिका के वेनेजुएला में। यानी सबसे जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, दो क्वेश्चन बना कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका में, और उस जलप्रपात का नाम क्या है, तो वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जलप्रपात। और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। यानी ये नियाग्रा एक जलप्रपात है, वो कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। अफ्रीका में जाम्बिया है, यानी कि एक जलप्रपात है जाम्बिया, वो कहाँ है, अफ्रीका में है। एवं जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। यानी 3-4 जलप्रपात जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को मिल गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये देखिए एक पिक्चर दिया गया, ये नियाग्रा जलप्रपात है, तो इसको नोट्स में हम लोग कवर करा लेंगे। ठीक है, अब आइए आइए, बस थोड़ा सा और बचा हुआ है, वीडियो लंबा हो गया हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, विश्व की कुछ नदियों का नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं हम लोग। देखिए पहले यहाँ पे समझिए, जिसको वितरिका कहा जाता है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। यानी कि कुछ नदी ऐसा होता है कि पहले तो बहुत तेज़ी से आएगा, ढलान है तो बहुत तेज़ी से आएगा, और धीरे 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 उसका रफ्तार बहुत कम हो जाएगा। तो अपने साथ जितने भी चीज़ों को बहा के ले आई है, मिट्टी कुछ भी, तो क्या होगा, वहाँ पे जहाँ धीरे होगा वहाँ अपने जगह पे छोड़ देगा, उसी को बोलते हैं कि निक्षेपण करने लगेगा। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाके और एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देगा, मिट्टी के ऊपर मिट्टी। ठीक है, ठीक है, चढ़ा देगा। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। और जहाँ पे जमाव, मान लीजिए कि पानी क्या हुआ, अपने साथ मिट्टी को लेके बहा के और एक जगह ला के छोड़ देती है, तो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाते हैं ना, यानी फिर इकट्ठा हो जाते हैं अवसाद बहुत सारे, उसी को बोलते हैं हम लोग डेल्टा, और वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन है, समुद्री तरंग के कार्य, यानी समुद्र में तरंग जो होते हैं, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण के तटीय स्थलकृतियाँ बनते हैं, इसमें भी होते हैं निक्षेपण और अपर्दन। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, माने ये क्या है, समुद्री, उसका बहाव बहुत तेज है, तो मान लीजिए क्या है, ये क्या है,
ये मान लीजिए बहुत सारे पत्थर हैं, ठीक है, ये टकराती रहती हैं, टकरा के क्या होता है इसमें धीरे धीरे दरारें आने लगती है, और दरार के साथ क्या होती है बहुत सारे हिस्सों में टूट जाती हैं। धीरे धीरे पहले दरार आएगा और टूट जाएगा, और ये टूट की अलग भाग जब बन गया तो इसको बोलते हैं स्टैक। याद रखिएगा, जब पानी से टकरा टकरा के जो ये चट्टान है या पत्थर है वो क्या होगा, टूट जाएगा दूसरे रूप में छोटा सा भाग में, इसको अटैक बोलते हैं। और क्या होगा, ये टकरा टकरा के क्या होगा, एक ऐसा मतलब जगह बन जाएगा कि ऊपर से तो वो जगह है लेकिन इस पार से उस पार बन गया, तो इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि छत जैसा आकार बन जाता है इसमें चट्टानों में पानी के टकराव से, तो उसको बोलते हैं तटीय मेहराब, और एक गुफा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, अब आइए इधर, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, एक है हिमनद कार्य। हिमनद का मतलब क्या होता है, बर्फ़। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं। गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों के भूदृश्य के अपर्दन करती है। हिमनद गहरे इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वही कि अपनी जगह पे क्या होता है, जो बर्फ़ होती है अपनी जगह से एक दूसरे जगह से बहा के ले जाती है पानी के बन के रूप में, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो चैप्टर था इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि जलप्रपात सबसे बड़े कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, डेल्टा किसे कहते हैं, तरंगे कितनी होती हैं, भूकंप कैसे आते हैं, सबसे भूकंप के स्पीड कितना खतरनाक हो सकता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, पढ़ लिए। अब इसका जितना डिटेल्स अब ये पवन के रूप में है, वही कि पवन तेज़ी से बढ़ता है तो अपने साथ बालू को या मिट्टी को उड़ा के लेके जाता है। ठीक है, इसमें और कुछ खास नहीं है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग नोट्स में डिटेल्स में हैंड राइटिंग मेरा होगा और डिटेल्स में कवर करा दिया जाएगा। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके और फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये भी चार्ज नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आएगा। बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के पीछे ना भागें, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही कवर करें। अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि इसमें और हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करना है, किस किस सब्जेक्ट को। तो नंबर है 9199571242। इस पर नंबर पर आप लोग हाई कर सकते हैं, कॉल कोई नहीं करेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।